ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने स्टार्ट कर दिया था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, थोड़े और क्वेश्चंस आप लोग मॉड्यूल से ट्राई कर लेना, ठीक है। आज अगला एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन, वन ऑफ द वेरी हाई वेटेज टॉपिक ऑफ जेई, ठीक है। जेई मेंस में इससे क्वेश्चन आता ही जनरली। लेवल इजी, मीडियम, हार्ड तीनों तरह के आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी आते हैं। ये चैप्टर ऐसा ही है, मतलब इसमें ऐसा मैं बोलूंगा नहीं आपको कि भाई ये चैप्टर से इजी क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चन आए, मीडियम क्वेश्चन आए तो कर लेना, हार्ड लेवल आए तो छोड़ देना। जैसे कुछ चैप्टर जो होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, उससे आपका इजी मीडियम लेवल ही क्वेश्चन आता है। फिर लिमिट्स की भी बात करूं तो लिमिट से भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, लिमिट्स कंटिन्यूटी से, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि इजी मीडियम क्वेश्चन आता है। मैट्रिसेस के कुछ फिक्स क्वेश्चन है, 70-80% चांसेस है कि इजी मीडियम, हाँ सीक्वेंस से भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी टफ बन जाता है लेकिन इतना ज्यादा टफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गिनो चुने चैप्टर है, हाँ, जहां से क्वेश्चन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका लेवल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसमें आता है, जिनका लेवल इजी, मीडियम, हार्ड तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं कि हार्ड ही क्वेश्चन आए, कुछ कुछ सेट्स में क्वेश्चन कुछ कुछ इजी भी आ जाते हैं, अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है, तो आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी का भी है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो फंडामेंट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, थोड़ा घुमा के आया, पीएनसी का अच्छा लेवल यूज करते हुए आया तो चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन चैप्टर्स के लिए हम यही प्रिडिक्ट आपको सजेशन देते हैं कि एटलीस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेस थ्योरम हो गई, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी हो गया, ये जो कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है इनको फंडामेंटली अच्छे से कर लो। इजी मीडियम में क्वेश्चन आता है तो करके आ जाना, ज्यादा ही हार्ड लेवल क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैथ्स में 25 में से 25 तो यूं भी नहीं होने, 20 भी बहुत मुश्किल से होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन कर लो तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको 10, लगभग 10 क्वेश्चन तो यूं भी छोड़ना ही है ना, तो उसमें घबराना नहीं है। हाँ, सारे चैप्टर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी चैप्टर कंप्लीटली नहीं छोड़ना कभी भी, ये मैं हमेशा एक सजेशन देता हूँ। क्योंकि मान लो उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होगा तो अब डुएबल होगा। मान लो कोई चैप्टर आपका बहुत फेवरेट है, आपने अच्छे से किया, लेकिन मान लो उससे हार्ड क्वेश्चन आ गए तो हो सकता है आपसे वो ना हो। हाँ, सीक्वेंस सीरीज वाले में सीरीज वैसे तो डिलीट हो गई है जेई मेंस के सिलेबस से, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह सीरीज का यूज हो जाता है, कोई कोई चैप्टर में सीरीज आ जाती है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं सीरीज का यूज हो जाता है, ठीक है। कभी कभी सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं, भले ही उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, इसलिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीरीज का भी पता होना चाहिए। अभी जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी एचपी वालों की, उसमें मैंने सीरीज इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि समय कम था, इसलिए जो मेंस लेवल का था वो कवर करा। बाइनोमियल थ्योरम में भी कोएफिशिएंट वाले प्रॉब्लम नहीं करवा, लेकिन कभी कभी कोएफिशिएंट वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत कम चांसेस है लेकिन किसी किसी सेट में पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो हमने पहला टारगेट क्या रखा कि जो मेंस के सिलेबस में एटलीस्ट उसको हम अच्छे से कवर करें। तो मेंस के सिलेबस अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ पे एपी, जीपी, एएम, जीएम सिर्फ यही है, सीरीज वाले नहीं है, लेकिन हाँ सीरीज का फंडामेंटल पता होना जरूरी है। हाँ, हाँ बोलो, कुछ डाउट है, हैंड रेस किया है? सर हो गया, वही पूछना था। ठीक है, ओके। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, गले में और मुंह में छाले हो गए, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान से बस समझना, कॉन्सेप्ट अच्छा है। मोनोटोनिक फंक्शन, अब ये मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है वो भी हम सीखेंगे आज की क्लास में। अच्छा, आपको ये वर्ड पता है मोनो का मतलब क्या होगा? आपने पहले सर पढ़ा, वन हाँ सिंगल। वन या सिंगल है ना। पॉलिनोमियल में हम पता है ना, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब वन। तो मोनोटोनिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो एक सिंगल बिहेवियर शो करें, ऐसे फंक्शन जो एक सिंगल बिहेवियर शो करे, मतलब या तो कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो या फिर कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन, क्लियर है?
है ना। अगर मान लो कोई फंक्शन जो इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो यहाँ पे दो बिहेवियर आ रहे, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, तो इसको मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन मतलब a function is said to be, आगे जाके अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा, फंक्शन इज said to be monotonic if it is either strictly increasing or strictly decreasing, या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज भी हो रहे डिक्रीज भी हो रहे उसको मोनोटोनिक नहीं बोले। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो, पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इसको कैसे रिलेट किया गया, मैंने आपको याद हो तो वन वन फंक्शन जब पढ़ाया था थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया दिया था कि वन वन फंक्शन को चेक करने का एक तरीका और भी होता है डिफरेंशिएशन वाला। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है ना, डिफरेंशिएशन अगर आपका पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो आपका फंक्शन वन वन होगा। याद आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। वन वन ऑन टू में हमने पढ़ाया था, ठीक है। किसी को डाउट आ रहा है कुछ? ओके सर एक और रिपीट कर दोगे? हाँ बता रहा हूँ, अभी तो पूरा स्टार्ट करूंगा। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि मान लो, अच्छा ये मोनोटोनिक का मतलब समझूंगा, डीवाई बाई डी एक्स का एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे आया। फंडामेंटली आपको पता भी था कि जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कोई ग्राफ है, यहाँ पे मैं अगर बात करूं ए से बी के बीच में, तो आप ए से बी के बीच में जितने पॉइंट है वहां पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ है ना, क्लियर है। यस सर। अब ये मुझे ग्राफिकली दिख रहा है इंक्रीजिंग है, ग्राफिकली मुझे फंक्शन दिख रहा है इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बार ग्राफ बनाना पॉसिबल तो नहीं होगा। सिर्फ फंक्शन अगर दिया हो तो कैसे पता करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उन्होंने दो तरीके बताए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के। क्या बताए? दो तरीके। पहला एक फंडामेंटल तरीका जो सब जगह एप्लीकेबल है, वो ये बताया कि आप ए और बी के बीच में कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो, x1 एंड x2, एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, x1 एंड x2, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई भी x1 x2 हमने कंसीडर किया, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मान लो फंक्शन की आ रही है f ऑफ x1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही मान लो f ऑफ x2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ग्राफ से कि x1 इज लेस देन x2, हाँ है ना, x1 जो है x2 से लेस है, और f ऑफ x1 Yes, की sir. वैल्यू भी f ऑफ x2 से क्या है, लेस है, ठीक है। f ऑफ x1 की वैल्यू भी f ऑफ x2 से क्या है, लेस। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ ग्राफ मेरा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो एक तरीका ये है कि अगर x1 लेस देन x2 है और f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया गया कि dy बाई dx में यहाँ पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इन सारे पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है थीटा, वह क्लियरली देख पा रहे जो थीटा है ये 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा जो है, थीटा मतलब क्या, टेंजेंट का इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, टेंजेंट का इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। किसी पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हो तो जो थीटा आ रहा है वो 0 से 90 के बीच। अब अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो टेन थीटा मेरा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज dy बाई dx, है ना। तो dy बाई dx Yes. क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर dy बाई dx पॉजिटिव है तो यहां से भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्राफ मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है? लेकिन ध्यान ये रखना है ये हम अप्लाई करेंगे फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है वहीं पे, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ डिफरेंस तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो फिर आप एफ डैश एक्स निकाल पाओगे क्या, नहीं ना, फंक्शन ब्रेक हो जाएगा।
आगे जाके इसका एग्जांपल भी लूंगा कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो ये जो आप डिफरेंशिएशन और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, याद हो तो मैंने आपको वहां पे भी सिखाया था जब एल हॉस्पिटल रूल बताया था कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हम क्या बोलते हैं भाई ये 0/0 के केस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, कहीं कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है, हाँ, है ना, क्लियर है। यस तो सर। वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ पे भी फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस या नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन आप कर नहीं पाओगे। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, आगे और डिटेल में देखेंगे, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो लोड मत लेना, इसी छोटे छोटे बात बता रहा हूँ, इस हर पॉइंट को डिटेल में आगे लिया जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। अभी बस स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। तो दो मेथड हमने यहाँ पे समझे इंक्रीजिंग चेक करने के लिए कि अगर ए और बी के इंटरवल की मैं बात करूँ, किसी इंटरवल में मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा, जब उस इंटरवल के बीच में अगर मान लो दो पॉइंट है x1 x2, तो x1 लेस देन x2 और f of x1 भी लेस देन f of x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b। इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस कैसे होंगे, इंक्रीजिंग। दूसरा क्या कि अगर उसका डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन उस इंटरवल में अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो भी मैं ग्राफ को क्या बोल सकता हूँ, इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये इंटरवल की फिलहाल बात हो रही है, पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम चेक करते हैं, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम अलग से डील करेंगे। अभी फिलहाल इंटरवल की बात चल, किसी इंटरवल में कैसे चेक करेंगे, उस इंटरवल में अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, और इसी का अगर उल्टा हो जाए, डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है, डिक्रीजिंग में क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। यस सर। अगर ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग है तो वापस वही चीज मैं बोलूंगा कि अगर मान लो कोई दो पॉइंट लिए मैंने इस ग्राफ के अंदर x1 और x2, x1 x2, ये मेरा होगा f of x1, ये हो जाएगा f of x2। क्लियरली यहाँ पे मेरा x1 इज लेस देन x2 है, लेकिन जो f of x1 है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन f of x2, है ना। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरी चीज, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यहाँ पे अगर थीटा की बात करूंगा मैं, इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आ रहा है थीटा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। टेन थीटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट डीवाई बाई dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो भी ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में, बोलो। Yes. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम दो तरीके बोल सकते हैं कि हाँ, अच्छा दो वर्ड यूज होंगे आपके इसमें बुक्स में कभी कभी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो अगर ये पहली वाली डेफिनेशन देखोगे कि x2 is greater than x1 and f of x2 is greater than f of x1 for all x1 x2 belongs to a to b, then अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है then fx is said to be strictly increasing over the interval a to b, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे इक्वालिटी भी आ जाए, कभी कभी मान लो इक्वल आ जाए, तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग को नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। दोनों का ग्राफ से भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये जो पहला वाला केस है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये ग्राफ, जब भी आपको इस तरह का ग्राफ दिखे जो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू क्यों बोला गया है, कभी कभी क्या हो सकता है ग्राफ ऐसे भी आ सकते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर बढ़ गया। अब अगर कोई पूछेगा भाई ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो हम बोलेंगे इंक्रीज ही तो हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी तो बढ़ता जा रहा है, हाँ, है ना। तो इसको भी तो इंक्रीजिंग में बोलोगे, कैटेगरी इंक्रीजिंग में आएगा ये, यस सर। हाँ, है ना। और ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोनों में अंतर समझ ले, इसको लिख लो पहले आप लोग। एक सेकंड में आया चार्ज।
लिख लिया सबने? हेलो, लिख लिया? यस सर। ठीक है, यस सर। डिक्रीजिंग की भी डेफिनेशन निकाल लो एक बार। क्लियर है? आपके एनसीईआरटी में भी ये डेफिनेशन गिवन होगी, एक बार ध्यान से देखना है ना। इसका एग्जांपल करके आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। इसके बाद दूसरा जो डेफिनेशन है वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले लिख लो, जल्दी से लिख लिया? सर इंटरवल ओपन रहेगा क्लोज रहेगा? एंड पॉइंट पे क्लोज रहेगा। अभी सिखा दो। एंड पॉइंट पे, ठीक है, ए और बी को इंक्लूड करोगे ना। एंड पॉइंट पे अभी मैं आगे सीखूंगा, वो सेकंड लेक्चर में कवर होगा। अभी के लिए सिर्फ लिख लो कि पॉइंट पे कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं, वो सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे। अभी के लिए बस ध्यान रख लो कि यहाँ पे एंड पॉइंट में पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, x1 x2 आप कहीं भी ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी को भी x मान लो, इसको x1 मान लिया, किसी और को x2 मान लिया, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको आपने x2 मान लिया, किसी और को x1 मान लिया, अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो ए और बी, आपका ए और बी, x1 x2 आप ए और बी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ओके। यस सर। फिर मैंने अभी बताया कि एफ एक्स इज सेट टू बी मोनोटोनिक। ध्यान रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मोनोटोनिक नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तब उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोटोनिक। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? यस सर। ओके। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ग्राफ बना रखा है। क्या ए से बी के बीच में ग्राफ को मोनोटोनिक बोल सकते हैं? नहीं, है ना। नो सर। ए से बी में ग्राफ मोनोटोनिक नहीं होगा, ए से सी हो जाएगा और सी से बी यस मोनोटोनिक। सर, ऐसे हो जाएगा। हाँ, यस ए सर। से सी में मोनोटोनिक बोल सकते, सी से बी में मोनोटोनिक बोल सकते, लेकिन ए से बी में मोनोटोनिक नहीं बोलोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ना ही इसके नेबरहुड में, इधर ये डिक्रीज बेसिकली अलग अलग आ रहा है। ठीक है, सी पे वैल्यू ज्यादा है, सी से पहले कम है, सी के बाद ज्यादा, तो वहां पे मोनोटोनिक नहीं होगा। मोनोटोनिक कब होगा, जब एक जैसा भी एक ही बिहेवियर शो करे। नेक्स्ट, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलो उसके पहले रुको, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन fx equal to, show that the function fx equal to minus 3x plus 12 is strictly decreasing on R. अगर इसको अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा है उससे करना हो तो देखो ध्यान से, मैं मान रहा हूं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, और मैंने अज्यूम किया लेट x1 इज लेस देन x2। ठीक है, अब मुझे ये क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? ये fx। सबसे पहले इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इनइक्वालिटी का साइन Yes, sir. हो जाएगा।
अब दोनों तरफ 12 ऐड करते हैं अगर, तो ऐड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आएगा एफ ऑफ x1, ये आएगा एफ ऑफ x2 और ग्रेटर। तो देखो क्या हो गया, एक जनरलाइज करके मैंने बनाया, इनिशियली ये था, फाइनली ये आ गया, तो फंक्शन कैसा होगा बोलो, डिक्रीजिंग है ना, समझ में आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, बोलो। यस चलो सर ये तो फिर हमेशा ही हो जाएंगे ऐसे अगर आएगा तो। हाँ होगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हो गई, सब जगह सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल एक्स इस इंटरवल में, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे भी Yes. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन, वो डिपेंड करता है फंक्शन के Yes. ऊपर। लिखो अगला, सेकंड टेस्ट फॉर अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कहीं कहीं देखो, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें, कहीं कहीं बुक्स में आपको एफ डैश ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश लेस देन जीरो भी देंगे, और कहीं कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी बोल देंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब है वो इंक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग भी बोलते हो, कहीं कहीं बुक में इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एम्बिग्यूटी है, कभी एनसीईआरटी अलग फॉलो करती है, कोई कोई ऑथर अलग फॉलो करते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ना ही जेई कभी आपको कंफ्यूज करेगी इक्वेलिटी में, या तो ऑप्शन ओपन इंटरवल में देगी या तो ऑप्शन क्लोज इंटरवल में देगी, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब समझ ध्यान से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वेलिटी क्यों बोला गया, और ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास ये कंडीशन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये जो इक्वेलिटी है ये डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, मतलब जैसे यहाँ पे, यहाँ इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पूरा जीरो आ रहा Yes sir. है ना। अगर ग्राफ ये वाला हुआ, ग्राफ अगर ये वाला हुआ, तो यहाँ पे आप एफ डैश एक्स की बात करोगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो उन्होंने वो क्या बोला, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, अगर इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे इंटरवल फॉर्म कब नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स क्यूब में, ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ हुआ। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे भी एफ डैश एक्स का अगर साइन चेक करेंगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन जीरो पे एफ डैश एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। Yes sir. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, और ऐसा ग्राफ अगर आएगा, ये ग्राफ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है मेरा, हाँ है ना। भले यहाँ पे Yes एफ sir. डैश एक्स एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, लेकिन ग्राफ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसलिए जनरलाइज कंडीशन क्या बोली, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मींस एफ डैश एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रोवाइडेड एफ डैश इक्वल टू जीरो डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल। जैसे यहाँ पे एफ डैश इक्वल टू जीरो इज फॉर्मिंग एन इंटरवल, फॉर्मिंग एन इंटरवल, क्लियर हो गया। दोनों में ये मतलब समझना है क्या कहना चाह रहा है। Yes sir. यहाँ पे एक इंटरवल में एफ डैश एक्स जीरो है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको बस अब ये याद रखना है, कंफ्यूज मत हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो, ये दो कंडीशन याद रखना। हो सकता है कहीं कहीं बुक्स में सिर्फ ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो भी लगा, तो वो भी मतलब यूं नहीं मत बोलना गलत है, ठीक है वो भी, है ना। आ रही बात समझ में, Yes sir. ठीक है। कोई कोई ग्राफ में हो सकता है हर बार एफ डैश एक्स जीरो ना हो, ये तो किसी किसी ग्राफ में पॉसिबल होगा ना। बाकी ज्यादातर ग्राफ में तो क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ही होता है, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। आ रही बात समझ में, Yes. आपको Yes समझ में आ sir. रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, अगर डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आ रहा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल,
इक्वेलिटी अगर इंटरवल नहीं बना रही है और या फिर एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा तरीका है, ज्यादातर केसेस में हम यही अपनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा तरीका आसान होता है ना। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके देख लो फंक्शन कैसा आ रहा है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है? सर Yes, sir. ये जो सेंटेंस है डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा सर ये इसे तो वैसे स्ट्रिक्टली में आएगा ना, ये तो आपने इंक्रीजिंग में लिख दिया। कौन सा, दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला ना। देखो ओके ध्यान से सुनो, वो इंटरवल का मतलब क्या है वो समझो। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखो ए से बी में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, हाँ है ना। यस सर। यस यस सर। सर। अगर मैं पूछूं ए से डी में ग्राफ कैसा है, सर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग बोलोगे, यस सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे क्या? सर नहीं बोलेंगे। नहीं, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? यस क्योंकि Yes, बीच sir. में आपका ये हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंटरवल में एफ डैश एक्स, यहाँ से बी से सी में एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ? 0। 0। जीरो। क्योंकि यहाँ पे सब जगह हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी, तो बी से सी में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। यस सर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इज फॉर्मिंग इन इंटरवल। एक इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स 0 है, समझ आ रहा है? इसलिए इसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, अगर इंटरवल नहीं बना रहा हो तो ही इक्वेलिटी लेना। अरे बस अगर इंटरवल बना रहा होगा तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, इंटरवल नहीं बना रहा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। इंटरवल अगर नहीं बना रहा होगा, एग्जांपल के तौर पे ये जो समझाया था कि इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है मेरा, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरवल बन रही है क्या? डज नॉट No, फॉर्म sir. इन, यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं बन रही है। अब समझ में आ गया? बोलो, कंफ्यूज मत हो। Yes, सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई कर देना ग्रेटर देन 0, तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया यस सर। सब लोग? यस। यस सर। ऑप्शन अगर इक्वेलिटी में तो इक्वेलिटी वाला ट्राई कर लेना, ऑप्शन बिना इक्वेलिटी वाला तो बिना इक्वेलिटी वाला ट्राई कर लेना। बस करना ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक काम करना। आ रही बात समझ में? कहीं कहीं ग्रेटर देन 0 कर देंगे, कहीं कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? बोलो। यस यस सर। यस सर। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर अगर ये वाली कंडीशन आएगी कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ x फॉर्म एन इंटरवल देन इट विल बी सर इंक्रीजिंग। हाँ सर मतलब अगर इंटरवल बना रहा होगा तो सर वो सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा ना, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। हाँ, अगर इंटरवल में 0 हो रहा होगा तो एफ डैश एक्स अगर किसी इंटरवल में 0 हो रहा होगा ओके सर। तो अब क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो सब लोग। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना चाहिए, पहले बात तो मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन बस आपको एक तरीका बता। जनरली आप बुक में देखोगे ये सब चीजें बताई नहीं जाएगी, वहां पे डायरेक्टली सिर्फ ये दिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। क्लियर है? डिफरेंशिएशन तो कर लोगे ना? यस। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या? एनीवन? टफ तो नहीं लग रहा है? यस। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, आपको एक फंक्शन देंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना अच्छे से। बोलेंगे बताओ कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो स्टेप नंबर 1 आपका रहेगा डिफरेंशिएट करो। पहले सबसे पहले क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा। स्टेप 2, स्टेप 1 क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। स्टेप 2 फैक्टराइज करो, जो डिफरेंशिएट किया उसको क्या करोगे, फैक्टराइज, इसके फैक्टर बनाओ।
इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? ठीक है, फैक्टराइज कर ले, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब यस सर। स्टेप 1 ये हो गया डिफरेंशिएशन, स्टेप 2 उसको फैक्टराइज करो, स्टेप 3 प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड चेक साइन करने, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। मैक्सिमम मिनिमम भी यही सारी स्टेप आप अपनाओगे। ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे भी डिफरेंशिएशन जीरो या फिर नॉट डिफाइन होता है। आगे सीखूंगा, उसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा, अभी के लिए बस ध्यान रख लो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे भी डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइन हो। अब बताओ ये जीरो कहां पे होगा? एक्स की किन वैल्यू पे जीरो होगा? सर 2 and 6 पे। जी। प्योर 6 पे। अब इनके साइन कन्वेंशन प्लॉट करो। 6 से ज्यादा अगर रखोगे तो ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। किसका साइन कन्वेंशन रख रहे हैं अपन? एफ डैश एक्स का। इसका एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन है और ये एक्स एक्सिस, दो अच्छे के बीच में नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियरली दिख रहा है? क्या पूछा था, कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 2 तक यूनियन 6 से इंफिनिटी तक आपका क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे इक्वलिटी ले सकते हो, क्योंकि देखो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एंड पॉइंट तक, फिर नीचे घटेगा फिर ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो एंड पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जहां पे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वहां पे इंक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका ग्राफ भी प्रिडिक्ट करने को बोले तो देखो ग्राफ क्या होगा, पहले माइनस इंफिनिटी से जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता इंक्रीज होगा, 2 तक इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, और 2 और 6 पे ग्राफ मुड़ेगा, टर्न करेगा। हाँ है ना? यस सर। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग क्लोज्ड इंटरवल लेंगे। हाँ ले सकते हो। ठीक है, अगेन अगर ओपन एंड भी दिया है तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ऑप्शन में या तो ओपन देगा क्लोज देगा, दोनों नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया तरीका कैसे करना है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। यस। चलो एक और करो, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑफ, find the interval in which the function is increasing or decreasing. लिखो क्वेश्चन, find the interval in which function is increasing or decreasing. और फंक्शन दिया हुआ है एक बाई क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x ले लो प्लस 21। ठीक है, करो ट्राई। आपको इंटरवल बतानी जहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग होगा और कहां पे डिक्रीजिंग होगा, करो।
हो गया? हेलो, हो गया? क्यूबिक बनेगी, इसके रूट्स निकालना पड़ेंगे हिडन ट्रायल से। सर 1 2 3 1 2 एन, मतलब वो तो रूट्स आ रहे होंगे, वो भी प्लॉट कर लो, इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर आपको ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही दिखेंगे, बहुत कम वो होंगे, ठीक है? तो घबराना मत। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। चेक करना कैलकुलेशन सही है, बोलो। यस सर यस सर। इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, एक आधा रूट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, एक आधा वैल्यू x minus 2 x minus 3 हाँ, एक एक करके चेक करेंगे। जैसे देखो पीछे क्या 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो 6 के लिए क्या क्या चेक कर सकते हो? 1 2 एंड 3, क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, कर रहा है। यस सर। x इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है ना? x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? 0, तो एक एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब बच्चे फैक्टर उस दिन बताया था मैंने आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने पड़ेंगे। जो क्यूबिक है उसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना होगा। मैंने बताया था, सीख लेना, नहीं आता है तो, ये तो जरूरत पड़ती है। इसके जो क्वाड्रेटिक आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ करेगा ना वो तो, वो बचे फैक्टर इसके अंदर आ जाएंगे। बचे फैक्टर क्या आ जाएंगे? x माइनस 2 और x माइनस 3। क्लियर हो गया? स्टेप 1 डिफरेंशिएशन, स्टेप 2 फैक्टराइजेशन। क्लियर? अब प्लॉट कर देंगे, ये वन प्लॉट कर दोगे? बोलो। यस सर। यस सर। प्लस माइनस, कहाँ पे इंक्रीजिंग लिख दोगे? 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली, अच्छा इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ तो स्ट्रिक्टली है ना, बार बार वो स्ट्रिक्टली लिखता। और माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 में क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? बोलो। अरे समझ में यस आया? यस। ओपन भी लिखोगे तो भी Yes, गलत sir. नहीं है, ठीक है? ओपन भी लिख सकते हो, ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हो।
क्लोज में भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अगली बात समझ में बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको ट्राई करो, डिफरेंशिएट करो और फैक्टराइज करो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में ओपन इंटरवल दिया, तब ओपन से भी कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन में कैसे करेंगे इसको, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। करो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल से और फैक्टराइज करो। Sir, A option. करेक्ट। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन किया, अभी फैक्टराइज कर रहा हूं। सबसे पहले ये जो एक्स, देखो डिफरेंशिएशन कैसे किया, प्रोडक्ट रूल, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू। ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एज इट इज, और ऊपर पावर का कर दिया। ऊपर पावर में क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x। इसमें से ई की पावर ये वाला कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x इंटू 1 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर को क्वोशिएंट नेगेटिव आ रहा था तो माइनस कॉमन ले लिया। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2x प्लस 1 और x माइनस 1, ऐसा रहा है Yes, sir. यस सर 2x प्लस x है ना, ये एफ डैश एक्स आ रहा है। स्टेप 1 डिफरेंशिएशन, स्टेप 2 फैक्टराइजेशन, स्टेप 3 क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो, जहां से भी जिसकी वजह से साइन चेंज होगा, जिसकी वजह से साइन चेंज होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम वेवी कर्व मेथड अपनाते हैं या फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम ये कोई भी क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, अब ये क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन Yes, sir. कैसे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। एक्स कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो किसी भी ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन जो ऑलवेज पॉजिटिव हो, उससे इनइक्वालिटी के साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में, ध्यान रखना ये बात, लिख लो हिंदी में, भूलना नहीं है। इनइक्वालिटी में अगर कोई एक्सप्रेशन
ऑलवेज पॉजिटिव हो तो उससे इनइक्वेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वेलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप कंसीडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आपको सिर्फ दो ही चीजों को कंसीडर करना है, इसको और इसको। इसके रूट्स को प्लॉट कर दो, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, सॉरी सॉरी एक माइनस भी था ना बाहर, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखो। सर एक फर्स्ट माइनस वर्ड भी, का लिखा था उसके नीचे। हाँ यहाँ पे एक माइनस है बाहर आया ना, तो अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव, लेकिन उस नेगेटिव के कारण सब नेगेटिव हो जाएगा, आया ना। x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने पे नेगेटिव हो जाएगा, हाँ है ना, माइनस एक बाहर है, ये रे यहाँ यस सर। माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। अब ऑप्शन चेक कर लो, -1/2 से 1 में प्लस आ रहा मतलब इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन वहां पे पॉजिटिव आ रहा मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। देखो टफ नहीं है चीजें, डिफरेंशिएट प्रॉपर्ली करना है, फैक्टराइज ढंग से करना है और ढंग से प्लॉटिंग करके साइन कन्वेंशन देखना है। ऐसा कर लोगे तो जेई के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes. सर हाँ, सर वो नोट के नीचे क्या वर्ड लिखा है वो? इनइक्वेलिटी में अगर कोई ओके एक्सप्रेशन, सर। इनइक्वेलिटी में अगर कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो तो उससे इनइक्वेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसको आप साइन कन्वेंशन में कंसीडर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये समझ में आता है सबको? हो गया सर। Yes, बाकी sir. लोगों को आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो थोड़े अलग एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो फाइन, देखो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक अच्छा इलस्ट्रेशन कराता हूँ आपको, चलो। डिटरमाइन, देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x for which the function fx equal to x की पावर x for x greater than 0 is increasing or decreasing। determine the values of x for which the function x की पावर x greater than 0 is increasing or decreasing। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, बोलो Yes, sir. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल? Sir, log log लेंगे. लेंगे। Log लेंगे. लॉग करो, लॉग लिख। दोनों तरफ लॉग ले लोगे, x आगे आ जाएगा, करो डिफरेंशिएट।
आपको पता ना एक्स की वैल्यू क्या रखे ताकि वो कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, एक्स कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। चेक करो डिफरेंशिएशन ये आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन अप्लाई करो, इंक्रीजिंग की कंडीशन, और देखो एक्स क्या कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अब देखो, क्या एक्स की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्या? बताओ, बोलो, होगा क्या नहीं होगा? या फिर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बताओ सर सर हो हो भी भी सकता सकता है। है। क्यों? क्वेश्चन में देखो एक्स की कंडीशन क्या है, वो ऑलवेज वैसे सर पॉजिटिव ये होगा। पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव अगर एक्स है, आपको बोला है ना क्वेश्चन में, यस सर। हाँ तो अगर ये पॉजिटिव थी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ सर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर लो बच्चा, बचो 1 प्लस लॉग एक्स अपा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस जो ऑलवेज पॉजिटिव उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो लॉग एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन e की पावर, सॉरी -1, -1 आएगा। तो एक्स ग्रेटर देन 1/e। ठीक है, तो 1/e से इंफिनिटी में क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है? यस सर। और डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसे कर लोगे, बताओ डिक्रीजिंग में क्या होगा? सर एफ डिफरेंस डैश एक्स रीजन। एफ डैश एक्स लेस देन 0 है ना? यस सर। ये सब कहानी अपनाओगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन 0 है ना? यस। माइनस इंफिनिटी से 1/e में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। यस सर। ओके, समझ में आ गया? सर वहाँ पे x ग्रेटर देन 0 बोला है। मतलब अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड। इनपुट की कंडीशन भी देखनी है, 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो कहाँ तक जाओगे, सिर्फ 0 तक। क्लियर है, वेरी गुड। सर 0 से 1/। हाँ 0 से 1/e तक, क्योंकि 0 से पीछे जा नहीं सकते, तो 0 से 1/e में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है, बोलो। तो ये दो इंटरवल आई, 1/e से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, 0 से 1/e में डिक्रीजिंग। आ गया समझ में? यस। यस डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दो, ये कहाँ पे 0 होगा, डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पे होगा, 1/e पे, है ना? वो भी कर सकते थे। क्लियर है? सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। हाँ हो सकता, 0 से ज्यादा में हो सकता है। ठीक है। 1/e तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही तो है। चलो ये आपकी मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। 5 क्वेश्चन, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, अभी 9 बज रहे हैं, 15 मिनट का समय है आपके पास, स्टार्ट। फिर डिस्कस करेंगे सारे एक साथ। इसके पहले हो जाए तो बता देना, हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, तो 10 मिनट में ट्राई कर लो। चलो 10 मिनट का समय करो।
हो गए क्या सॉल्व सारे? बोलो। हेलो, हो गए या कर रहे हो अभी भी? कर रहे हो तो बताओ। चलो करो, 1 मिनट और है, 2 मिनट और ले लो। चलो टाइम अप, काफी एक्स्ट्रा हो गया। हो गया अटेंड सबका एक ही बार? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से और आंसर मैच करना।
आंसर मैच कर लो। मैच कर रहे हैं आंसर? यस सर। ठीक है, वेरी सर गुड। थर्ड वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन सारे ही करूंगा, डोंट वरी। अब देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपने किया होगा। -3x² + 12x - 9 -3 कॉमन, x - 1 x - 3 ये आ रहा है क्या? चेक कर लो, आया ना? यस Yes, sir. तो जी यहाँ पे डिक्रीजिंग और बीच में इंक्रीजिंग, क्लियर है? सही है, हाँ। Yes. ओके, सेकेंड पार्ट, डिफरेंशिएशन किया होगा तो देखो 1 - 1/x + 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे। वन वन कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो आएगा x² + 2x/x + 1 का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करोगे अब क्लियरली डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना? तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे। -2 और 0, जी सर। यहाँ पे इंक्रीजिंग और बीच में डिक्रीजिंग, क्लियर? Yes, sir. ये आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था। इसमें इन्होंने माइनस इंक्रीजिंग के लिए -∞ से -2 यूनियन 0 से ∞ डिक्रीजिंग के लिए -1 कैसे आ गया? कैलकुलेशन देखो, सही है? हाँ सर, आ तो ये रहा था नहीं। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ डोमेन में -1 होगा नहीं ना, आया ना? इसकी डोमेन में क्या यस सर, -1 नहीं होगा? होगा। यहाँ -1 पे ओपन ब्रैकेट रखना पड़ेगा, इसलिए वो इंटरवल ब्रेक। -1 पे क्या आएगा? ओपन। ओपन ब्रैकेट। तो डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? -∞ से -1 यूनियन -1 से 0, क्योंकि -1 डोमेन में नहीं है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस यस सर। सर। थर्ड वाला तो अभी जैसा किया था वैसे ही है, कर लोगे थर्ड वाला? Yes, ये डाउट है? Yes, sir. नो सर। फोर्थ, x - cos x, तो x - cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1 + sin x। Yes, sir. अब sin x आपका होता है -1 से 1 के बीच में, तो 1 + sin x दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे अगर, तो 0 से 1 के बीच में होगा। तो डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 0 इंक्रीजिंग। से 2 के बीच में होगा। Sir, 0 to 2 आएगा. 0 से 2 के बीच में होगा। हाँ 0 से 2, लेकिन पॉजिटिव होगा, आया ना? 1 + sin x, देखो डिफरेंशिएशन आया 1 + sin x, तो 1 + sin x में x कुछ भी रखो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बोलो। जी सर। तो यस सर। इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। अगला पूछा था कि इसको प्रूव करो इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, ये भी हो जाएगा इसी। Yes, sir. एलसीएम ले लोगे, ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ओके, यस सर। अगला बोला था कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो a की वैल्यू क्या क्या होगी? इंक्रीजिंग की कंडीशन अप्लाई कर दो।
डिफरेंशिएट करोगे इसको, माइनस माइनस प्लस, डिफरेंशिएशन ही आएगा। बोलो, आया ना? सही है कि नहीं? यस ठीक है सर। एलसीएम ले लोगे, माइक ऑफ करो। ये आएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन पता करनी थी, ये पॉजिटिव कब कब होगा, एक ही की वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, बताओ। देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव यस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, लेकिन बस यहाँ पे 4a-3 भी है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है इतना तो, है ना? यस सर। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये और ये दोनों पॉजिटिव हो जाए। यस सर। Yes, sir. दिस एंड दिस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, एक बोल रहा है 1/2 से ग्रेटर, एक बोल रहा है 0 से ग्रेटर, कॉमन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बोला प्रूव दैट fx इज मोनोटोनिक, कैन नॉट बी मोनोटोनिक। ये मोनोटोन मतलब हमेशा डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है, प्रूव करो। हमेशा डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये प्रूव करना है। पहले एक FD6 लास्ट स्लाइड दोबारा दिखाना। बोलो, डाउट है? ठीक है सर, ठीक है। FD6 करोगे तो कितना आएगा? सही है? हाँ सर। अब बोल रहा ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, हमेशा डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो अपन मान लेते लेट इफ अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता है? FD6 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव ए की वैल्यू क्या आती तब? e की पावर x कॉमन, या फिर इसको ऐसे सोचो, e की पावर x कभी जीरो नहीं होता, तो जीरो में भेज सकते हो, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जीरो में भेजने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ से आ रही कंडीशन a शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ e की पावर x। अगर ये होगा तो इंक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग होगा, है ना? समझ आ रहा है? ये डिक्रीजिंग कब होगा, जब a में ये कंडीशन होगी। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। Yes. सर बट हम ये 2 बोल into सकते बट yes, नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। यहाँ पे क्या बोला है, प्रूव करना था कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a ये कैन नॉट बी मोनोटोनिक। क्या a की हर वैल्यू पे ये ऐसा होगा? क्या नहीं हो सकता है, कभी ग्रेटर हो कभी लेस हो, तो ये जरूरी नहीं है हमेशा डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो a की हर वैल्यू पे ये ऑलवेज डिक्रीजिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो यहाँ पे आपने ऐसा कुछ रख दिया जो 2 की पावर x से कम आ जाए, तो कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो हमेशा ज्यादा है ऐसा कोई जरूरी है क्या? नो सर। समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, yes sir. sir. Yes. The values of a for which function is monotonically decreasing. So differentiation. लेस देन 0 को या लेस देन इक्वल टू 0 को बात कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या है कंडीशन? कैलकुलेशन चेक कर लेना, देखो यही आ रहा है, बोलो। यस सर यही आ रहा। Yes sir. Yes, sir. आपको ये तो बहुत बार सिखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक
हमेशा नेगेटिव कब होती है? बोलो कंडीशन क्या होती है ए और डी में? सर डी नेगेटिव D. और ए ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। ये भूलना नहीं ए है। भी नेगेटिव। ये कितनी बार तो लिखाया है, अगर अभी भी भूल रहे हो मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं चल रही। कितनी बार लिखा जाए ये चीज मैंने, लिखवाई कि नहीं है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव कभी को जब ऐसा ग्राफ होगा। तो यहाँ पे अगर अप्लाई कर दोगे ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी मतलब बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी। ये कितना आएगा देखना। चेक करो तो एक बार कैलकुलेशन सही है। यस सर। 4 ए कॉमन, यहाँ बचेगा ए, सॉरी अरे ये तो हट जाएगा ना 27। कितना आएगा ये? क्लियर है? यस सर। यहाँ से 4 जीरो में चला जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे, -2 कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा? 13a प्लस 24। क्लियर है? माइक ऑफ करो धनंजय। देखो क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे, पहले ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होकर चीजें चलती है, और आपको पता है तबीयत खराब होने के बाद भी क्लास चल रही है, तो ध्यान रखा करो। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर एक बार रिपीट। यहाँ कैलकुलेशन किया है, ये 4 को 0 में भेज दिया, -2a कॉमन ले लिया है। देखो ये कैलकुलेशन अब आनी चाहिए, प्लस माइनस की मिस्टेक आप बस ध्यान रखो। ये इनइक्वालिटी नहीं सीखूंगा मैं कि क्या कॉमन ले रहा हूँ क्या नहीं, फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं। -a इंटू 13 + 27, 13a + 27 लेस देन 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों रूट्स को प्लॉट कर देना, एक है -27/13, एक है 0, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो क्या सिखाया, क्यूबिक इक्वेशन थी, डिफरेंशिएट किया तो क्वाड्रेटिक आई। कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होती है? जब उसका ए भी नेगेटिव हो डी भी नेगेटिव हो, तो वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, बहुत बार बता दिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या था? 3a + 2, तो वो नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या आएगा? ए शुड बी लेस देन -2। एक कंडीशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन निकालेंगे डी लेस देन 0 से, तो डी लेस देन 0 सॉल्व किया, b² - 4ac, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का क्या लोगे आप? इंटरसेक्शन है ना? बोलो। यस सर। तो 1 में बोला था a -2 से छोटा होना चाहिए, और इसमें बोल रहा है -27/13, तो ये 2 से ज्यादा आएगा थोड़ा, तो यहाँ पे कहीं आएगा, और 0 यहाँ पे मान लो कहीं आ रहा है, तो ये बोल रहा है इसके इधर और 0 से ज्यादा। तो व्हाइट और ऑरेंज का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है?
ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से में दोनों आ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, या फिर सॉरी ए में था ना, a बिलोंग्स टू -∞ से -27/13 तक। क्लियर है? बोलो। Yes. देखो ये मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, मॉड्यूल में जो आपके स्टैटिक थ्योरी में जो क्वेश्चन थे ना, वहीं से लिए थे। थोड़ी और वैरायटी कवर करेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है? तब तक आप चाहो तो मॉड्यूल की रीडिंग लगा सकते हो, मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल दिए हुए हैं, रेट ऑफ चेंज के भी और मोनोटोनिक फंक्शन के भी, तो उनको आप ट्राई कर लेना। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।